ठीक है, तो हम लोग अब अगला डिस्कशन स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स के ऊपर। तो वेक्टर है क्या? तो जनरली तो हम लोगों को मालूम होता है कि वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एसोसिएटेड है, ठीक है। लेकिन इट टर्न्स आउट कि ये काफी नहीं है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होने के बावजूद हो सकता है कोई चीज वेक्टर ना हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी रोड के इंटरसेक्शन पे तुम हो, ठीक है। करंट हैज गॉट नो डायरेक्शन, ठीक है, वो एचसी वर्मा सर ने लिखा जरूर है कि उसकी डायरेक्शन होती है, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है, स्केलर होता है करंट जो होता है, इट्स नॉट अ वेक्टर, क्योंकि चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम है, ठीक है। करंट की मैं बात नहीं कर रहा, बट वैसे मैं कह सकता हूँ डायरेक्शन तो कई चीजों से सेट कर सकते हो। जैसे मान लो तुम किसी इंटरसेक्शन पे खड़े हो, ठीक है, और इंटरसेक्शन पे दो लेटर से बोर्ड्स लगे हुए हैं, एक लिखा है कि घाट के ऊपर इस तरफ है, एक तरफ लिखा हुआ है कि फातिमा का इस तरफ है लेटर से, ठीक है। तो अभी क्या है, वो जो तुम्हारे बोर्ड्स लगे हैं लेटर से, उनके अंदर एरोस तो लगे होंगे ना कुछ, कि ये एरो है, ये एरो है, ठीक है। और मान लो जो बोर्ड्स लगे उनके कुछ वेट्स भी हैं। एक 2 किलो का बोर्ड लगा है जो बता रहा है इधर फातिमा का है, एक 3 किलो का वेट लगा है वहां पे घाट के ऊपर है। तो मतलब करने को तो एस्टिमेट कर सकते हैं कि भाई जो नोट जो साइन बोर्ड है उसका वेट 2 kg है और वो पॉइंट कर रहा है किसी तरफ, दूसरा साइन बोर्ड है उसका वेट 3 kg है, किसी तरफ पॉइंट कर रहा है। लेकिन क्या है, कुछ मैग्नीट्यूड आ गया साइन बोर्ड का, कुछ डायरेक्शन भी आ गई, बट स्टिल उनको ऐड करने से कोई मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं मिलने वाली है। 2 kg साकिना का साइड एंड 3 kg घाट के ऊपर साइड, इनको ऐड करके कुछ निकालने को कुछ तो निकाल लोगे, बट दैट विल हैव नो फिजिकल सिग्निफिकेंस व्हाटसोएवर, राइट। तो वेक्टर होने के लिए क्या जरूरी है? वेक्टर होने के लिए जरूरी है कि मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और उनको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ऐड करके कुछ मीनिंगफुल क्वांटिटी आनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो वेक्टर की डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं? तो खाली डायरेक्शन होना और मैग्नीट्यूड होना काफी नहीं है, ठीक है। करंट तो स्केलर ही है, क्योंकि करंट इसलिए स्केलर है क्योंकि करंट की डेफिनेशन क्या होती है? चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम, उसमें कहीं पे भी डायरेक्शन की बात नहीं है करंट की डेफिनेशन में। चार्ज इज अ स्केलर, टाइम इज अ स्केलर, सो करंट इज अ स्केलर। करंट डेंसिटी एक वेक्टर होता है। करंट डेंसिटी क्यों वेक्टर होता है? क्योंकि उसके साथ जो लोकल इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, जिस तरह भाग रहा है चार्ज, वो एसोसिएटेड होता है। करंट इज अ स्केलर, एक डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस होता है। हम लोग देखेंगे जब करंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जे डॉट डी एस करके हमारा करंट आता है, यानी जे करंट डेंसिटी वेक्टर होता है और एरिया वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करते तो करंट। करंट इज नॉट करंट डज नॉट हैव अ डायरेक्शन, व्हाट हैज अ डायरेक्शन इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो जल्दी से पढ़ देता हूँ क्या लिखा मैंने। A quantity which has a magnitude as well as direction and gives a meaningful quantity upon vector addition rule is a vector, ठीक है। For instance, displacement, force, velocity, acceleration and momentum are some of the vector quantities. The physical quantities which can be represented by a single numerical value without any reference to any direction is called a scalar, ठीक है। इसमें खाली वैल्यू हम बोल सकते हैं, उसके साथ में हमको कोई डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ बोलने की जरूरत नहीं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस चार्ज, स्पीड, टाइम, मास एंड लेंथ आर स्केलर, ये सब स्केलर्स हैं, ठीक है। A vector in space is generally requires specification of three numerical quantities while scalar requires only one. स्केलर के लिए सिर्फ एक वैल्यू देनी पड़ती है, और वेक्टर अगर स्पेस के अंदर है तो उसके लिए हमें तीन वैल्यूज हमें स्पेसिफाई करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या कंपोनेंट है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग कितना है, ठीक है। ओके। और ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो कि तीन से भी स्पेसिफाई ना हो पूरी तरह से। जैसे कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम टेंसर्स कहते हैं, तो टेंसर्स के लिए हमको 9 क्वांटिटी स्पेसिफाई करनी पड़ती है, यानी जरूरी 9 से ज्यादा भी हो सकती है, बट टिपिकली जो फिजिक्स में अक्सर देखने को मिलते हैं टेंसर्स, जैसे स्ट्रेस एक टेंसर है, स्ट्रेन एक टेंसर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मैट्रिक्स अगर बनाते हो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के साथ में तो वो भी एक टेंसर है। तो टेंसर्स जो होते हैं उसमें 3 से ज्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं, यानी कुड बी अ मैट्रिक्स ऑफ मोर देन, कुड बी 4x4 आल्सो, 3x3 आल्सो मैट्रिक्स हो सकती है। बाकी फिजिक्स में ज्यादातर 3x3 मैट्रिसेस देखने को मिलती हैं इन लोगों को टेंसर्स में, ठीक है। टेंसर्स के बारे में हमको जेई के लिए बहुत ज्यादा डील नहीं कर रहा है, बहुत थोड़ा सा मतलब वहां पे भी मैट्रिक्स तो नहीं बनानी पड़ेगी, लेकिन बस पता होना चाहिए कि तीन तीन क्वांटिटी से जरूर नहीं कोई चीज पूरी तरह स्पेसिफाई हो जाए, यू कुड रिक्वायर मोर देन 3, ठीक है नहीं। ओके, तो समझ में आ गया। हाँ, अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए समझो जैसे तुम पढ़ते हो ज्योग्राफी में मैप्स कैसे बनाए जाते हैं। मैप्स बनाने के लिए हमेशा एक स्केल फैक्टर हम ले लेते हैं, ठीक है। अब इंडिया का मैप बनाना है तो ऑब्वियसली इंडिया का मैप इंडिया के साइज का थोड़ी ना बनाओगे, ठीक है। तो क्या बोल दोगे उसके लिए कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 100 किलोमीटर, या 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1000 किलोमीटर, समथिंग टू दैट स्केल। एक बार स्केल चूज कर लेंगे और उसके बाद हम मैप बना देंगे, ठीक है। इसी तरह से वेक्टर्स भी जब हमको ड्रॉ करना होता है ज्योमेट्रिकली किसी पेज के ऊपर, तो हम एक स्केल फैक्टर चूज करते हैं और उस स्केल के हिसाब से हम ड्रॉ कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो, तो जैसे ये 1 किलोमीटर नॉर्थ हमने यहाँ पे दिखा दिया, ऑब्वियसली 1 किलोमीटर का थोड़ी ना दिख रहा है, तो छोटा सा ही दिख रहा है, बट क्या है हमारा स्केल फैक्टर यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि इतना 1 किलोमीटर, इतना 2 किलोमीटर है, ठीक है।
और वेक्टर तो जरूरी नहीं डिस्टेंस पे रिप्रेजेंट करे, यानी जरूरी नहीं मीटर किलोमीटर में यूनिट्स ऑफ न्यूटन में भी हो सकती है, तो यहाँ पे स्केल कुछ न्यूटन में भी हो सकता है, समझ गए। तो ये अगर 1 किलोमीटर नॉर्थ है तो इससे डबल साइज का वेक्टर जो है ये 2 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये हमारा वेस्टवर्ड हो गया, ठीक है। क्या लिखा मैंने, जस्ट एज मैप्स आर ड्रॉन टू अ सर्टेन स्केल इन द सेम मैनर वेक्टर्स आर आल्सो ड्रॉन टू द स्केल। Vectors are drawn as arrows with lengths proportional to the physical quantity being represented and the direction same as that of the physical quantity, ठीक है। लेंथ जो proportional हम लेते हैं। For instance, in the shown figure, the displacement 2 kilometer east has been shown with an arrow of double the length as used for representing the displacement 1 kilometer north. By the way, जो n cap और e cap लिखा हुआ है इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं और इसका मतलब केवल डायरेक्शन होता है। e cap मतलब along the east, n cap मतलब along the north, ठीक है। ओके, तो समझ में आया ये। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स। तो कब कहते हैं कि दो वेक्टर इक्वल है, तो वेक्टर के साथ हमने क्या एसोसिएट किया, खाली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एसोसिएट किया, ठीक है। तो एक वेक्टर ये है और ये किसी तरफ पॉइंट कर रहा है स्पेस में, ठीक है। इसी लेंथ का इसके पैरेलल मैंने एक और वेक्टर ड्रॉ कर दिया, वो भी उसी तरफ पॉइंट कर रहा है, उसकी लेंथ वही है। तो इतना सफिशिएंट है कहने के लिए कि ये दोनों वेक्टर्स बराबर है, ठीक है। लेकिन एक बात समझना कि दो वेक्टर्स बराबर है इसका ये मतलब नहीं है कि उनका फिजिकल इफेक्ट बराबर है। दो वेक्टर्स बराबर है मतलब सिर्फ इतना, नथिंग मोर नथिंग लेस, जस्ट उनका मैग्नीट्यूड बराबर था और उनकी डायरेक्शन सेम थी। उनका फिजिकल इफेक्ट अलग अलग फिर भी हो सकता है। ये इस तरह की बात है, मेरे पास 100 रुपए है, तुम्हारे पास भी 100 रुपए है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि बराबर है हमारे पास, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसका इफेक्ट बराबर है। तुम्हारे पास 100 रुपए तो हो सकता है कैंटीन में जाके कुछ खाओगे, ठीक है। मेरे पास 100 रुपए का तो मैं कुछ और करूंगा उसको, समझ में आई बात करें। तो बस दैट्स इट। तो जैसे या फिर मान लो किसी डोर के ऊपर मैंने फोर्स लगाया, ठीक है। एक है हिंज के पास में फोर्स लगाया, एक है हिंज से दूर फोर्स लगाया। तुम लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, डोर के हैंडल को हिंज से अगर दूर पकड़ के खींचते हो तो आसानी से खिंच जाता है, इतना ही फोर्स में ज्यादा एंगुलर एक्सेलरेशन तुमको मिलता है, डोर बड़े आराम से घूमता है। हिंज के पास लगाते हो तो वो मुश्किल से घूमता है ना। तो इवन दो फोर्स वेक्टर्स तो बराबर है, दे आर सेम मैग्नीट्यूड एंड देयर डायरेक्शन इज सेम, बट देयर फिजिकल इफेक्ट इज वेरी डिफरेंट। समझ में आई बात की नहीं। इसी तरह से किसी को तुमने चेस्ट में पंच किया और किसी को फेस में पंच किया, सेम फोर्स से पंच कर सकते हो, सेम इंपल्स दे सकते हो, बट दिस द इफेक्ट इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। नेवर पंच समबडी इन द फेस, बट ठीक है, समझ गए, ठीक है। नहीं फेस में पंच करोगे खून वून निकल सकता है, ठीक है, हो सकता है चेस्ट पे ना निकले, ठीक है। वो डिपेंड करता है। समझ में आई बात की नहीं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो टू वेक्टर्स बीइंग इक्वल मींस देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल एंड देयर डायरेक्शंस आर सेम एंड नथिंग मोर एंड नथिंग लेस देन दैट, दैट्स इट, ठीक है। समझ में आया। तो क्या लिखा, दस इन एडजेसेंट फिगर ए बी एंड ए डैश बी एंड ए डबल डैश बी डैश, ये ए बी वेक्टर है मेरा, ये ए बी ए डैश बी डैश ए डबल डैश बी डबल डैश, ये तीनों वेक्टर देखो लेंथ सेम है, सेम तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो वेक्टर्स इक्वल है, ठीक है। दो रिप्रेजेंटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ स्पेस, अलग अलग जगह रिप्रेजेंट करने से वेक्टर चेंज नहीं करता, ठीक है। टू वेक्टर्स बीइंग इक्वल डज नॉट नेसेसरली मीन दैट दे हैव सेम फिजिकल इफेक्ट। फॉर इंस्टेंस, a train starting at Chennai may have same velocity vector as another train starting at Delhi. However, they are passing through different points of spaces. Similarly, equal forces applied at different distances from a door hinge can produce different rotational effects. This is somewhat like two people having equal amount of money. When we say that, it only refers to the amounts, nothing more. ठीक है, their wealth may have different impacts on their lives and society. ये उसी तरह की बात। तो ऐसे ही सेम वेक्टर, इक्वल वेक्टर का मतलब ये नहीं कि हर तरह से वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे, ओके। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं वेक्टर वेरिएबल्स को कैसे हम दिखाते हैं, नोटेशन क्या है हम लोगों की। तो वेक्टर वेरिएबल टिपिकली ग्रीक या इंग्लिश अल्फाबेट का कोई सिंबल ले लेते हैं और उसके ऊपर एक हम ऐसे हार्पून जैसा या एरो जैसा हम लगा देते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर। तो वेक्टर वेरिएबल इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग एन एरो ओवर एन इंग्लिश और अ ग्रीक अल्फाबेट सिंबल। फॉर इंस्टेंस फोर्स वेरिएबल में भी रिप्रेजेंट एज एफ के ऊपर एरो, ठीक है। सम बुक्स में यूज अल्टरनेटिव नोटेशन, कई बुक्स में एफ के ऊपर एरो की जगह खाली बार लगा के छोड़ देते हैं, चलेगा मतलब, ठीक है। या फिर एफ के नीचे भी कोई कोई किताब लगा देती है, नीचे लगा दिया नहीं वो वेक्टर है, ठीक है। और जैसे कि इरोडो करता है, इरोडो तो सिर्फ बोल्ड फेस कर देता है, यानी टाइप सेट जो है वो बोल्ड में लिखा है तो वो वेक्टर है, और अगर नॉर्मल फॉन्ट में लिखा है तो वो वेक्टर नहीं है, ठीक है। इरोडो का वही नोटेशन, ठीक है। इसके अलावा देयर इज समथिंग आल्सो कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स क्या होता है, जिनकी खाली डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। और यूनिट कुछ भी नहीं होती, एक यूनिट वेक्टर की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है, बस नाम उसका यूनिट वेक्टर, बट इट हैज गॉट नो यूनिट्स, ओके। यूनिट वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ हैट ओवर द अल्फाबेट सिंबल, जैसे एन के ऊपर हैट लगा देते हैं, यानी ये 1 यूनिट नॉर्थ हो गया, ठीक है, ऐसे कैप लगा देते। एंड कैन रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर, ठीक है। एन कैप कैन रिप्रेजेंट एनी यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्थ होना चाहिए, शॉर्ट सर्किट हो गया मैं दिमाग में, शुड बी नॉर्थ। वैसे करने को तो तुम बोल सकते हो, बट ये कोई अच्छी नोटेशन नहीं होगी अगर ईस्ट के लिए एन कैप यूज करो तो, ठीक है। हाँ,
अ यूनिट वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड 1 सम डायरेक्शन एंड नो यूनिट्स, ठीक है। और हर वेक्टर वेरिएबल, जैसे तुमने f करके कोई वेक्टर तुमने डिफाइन किया है, तो उस वेक्टर से एसोसिएटेड दो सिंबल्स और होंगे। कैसे, क्या सिंबल्स होंगे? एक f के ऊपर कैप, तो f के ऊपर अगर कैप लगा दिया, f के ऊपर एरो लगाया तो ये फोर्स वेक्टर है, और इसके ऊपर कैप लगा दिया तो ये सिर्फ डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है, समझ गए? f कैप इज ओनली द डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट वेक्टर लॉन्ग f, और जैसे f इज इक्वल टू 2 न्यूटन ईस्ट लिखा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, f कैप मेरा 1 ईस्ट हो जाएगा, समझ गए, खाली डायरेक्शन, ओके। और एक और सिंबल एसोसिएटेड है एफ वेक्टर के साथ में, एफ के ऊपर मॉड लगा सकते हैं, वेक्टर के ऊपर मॉड लगाते हैं, या फिर खाली नॉर्मल सिंबल लिखते हैं विदाउट द एरो सिंबल। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, खाली मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन को ड्रॉप कर दो, जो बचा वो मैग्नीट्यूड है। जैसे वापस यही मेरा वेक्टर है 2 न्यूटन ईस्ट, तो क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड खाली 2 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। देयर इज नो डायरेक्शन विद दिस, एक पार्ट मैग्नीट्यूड है और एक पार्ट डायरेक्शन है, तो दोनों का मतलब सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट जैसा अलजेब्रिक लिखा हुआ है, समझ गए, सॉर्ट ऑफ, ठीक है। समझ में आई बात की, मैग्नीट्यूड और फिर आगे डायरेक्शन लिखी हुई है, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, कोई पार्टिकल पॉइंट ए से चल के पॉइंट बी तक पहुंच गया, ठीक है, और पास जो मर्जी लिया हो फर्क नहीं पड़ता, चाहे ऐसे करके ऐसे गया हो, पर्पल पाथ के लॉन्ग गया हो, या फिर ये जो भी है कलर ये ब्राउन से पाथ के लॉन्ग गया हो, ठीक है। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट वही है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वही है, ठीक है। तो वेक्टर जॉइनिंग द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, इसको क्या कहते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फॉर इंस्टेंस इन द एडजेसेंट फिगर, पार्टिकल मूव्स अलोंग द पर्पल पाथ to reach from A to B and the displacement is represented by the green color vector। ये green color में वेक्टर आ गया, ठीक है। The displacement vector is independent of the exact path followed, ठीक है। Although distance traveled जो होगा वो exact path के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ पे नहीं डिपेंड करता, खाली पोजीशन पे डिपेंड करता, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आइडिया हम लोग का वेक्टर्स में, दैट इज वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं हम लोग, तो क्या लिखा, तो जैसे मान लो क्या लिखा, सपोज अ पार्टिकल अंडरगोस टू सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट ए बी वेक्टर एंड डी सी वेक्टर। ये पहला डिस्प्लेसमेंट हुआ और फिर ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट हुआ, और हम चाहते हैं कि इनका नेट डिस्प्लेसमेंट हम चाहते हैं कि कितना हुआ वो लिखना चाहते हैं। तो क्या होगा, दोनों वेक्टर्स को हम हेड टू टेल पोजीशन में रखेंगे और फिर वेक्टर जॉइनिंग द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा वेक्टर सम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा, बाय द वे जब ए बी वेक्टर ऐसे लगाया, ए बी और ऊपर वेक्टर साइन लगा दिया, यानी एक वेक्टर ऐसा है जिसकी टेल ए पे और हेड उसका बी पे है, ए से बी तक वेक्टर है, ठीक है। ऐसे ही बी सी वेक्टर यानी बी से स्टार्ट हो रहा है और सी पे खत्म हो रहा है, ऐसा वेक्टर, ठीक है। तो क्या लिखा, then for finding the net displacement we can use one of the following vector addition laws। तो दो लॉस हम पढ़ने वाले, दोनों में से कोई भी लॉ हम यूज कर सकते हैं। तो क्या क्या लॉज है, तो सबसे पहला है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में क्या करते हैं, इन दिस मेथड वी अरेंज द वेक्टर्स इन अ हेड टू टेल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इसका टेल आ गया, ये इसका हेड आ गया, तो दूसरे की टेल जो इसके हेड पे रखेंगे और इस तरह से अरेंज करेंगे। अब क्या लिखा इसके बाद, नाउ नेट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय द वेक्टर जॉइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। तो इसकी टेल से इसके हेड तक ये मेरे पास ये वेक्टर सम कहलाता है, समझ गए। तो दिस इज द वेक्टर सम, जो भी है सी इसमें छुप गया किसी वजह से, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ओके, समझ में आया। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा मैंने, नोट दैट फॉर एडिशन द ऑर्डर ऑफ अरेंजिंग द वेक्टर्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। मतलब कहने का क्या, ये ध्यान देने वाली बात है। मैंने क्या देखा, पहले ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, बाद में डिस्प्लेसमेंट हुआ था, और दोनों को ऐसे ऐड किया था, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि मैं इसी ऑर्डर में ऐड करूं। मैं चाहता तो इस वेक्टर को पहले बना लेता और इस वेक्टर को बाद में बना लेता, फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो मैं बी वेक्टर को पहले बना लेता तो बी वेक्टर ऐसे आ जाता, तो बी के हेड पे ए की टेल रख देता हूं, तो फिर से मैं इनको फर्स्ट पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक अगर मैं वेक्टर ड्रॉ करता, तो हम लोग देख सकते हैं इन दोनों फिगर से साफ साफ नजर आ रहा है कि मेरे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो सेम आता है, इज इट नॉट। इट डजंट मैटर व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एडिशन, ए प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करो या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करो, वो सेम ही आएगा हमेशा, ठीक है, ओके। तो ये तो हमारा हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसके अलावा जो अगला हमारा एडिशन लॉ है वो क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इसमें हम क्या करते हैं, इस लॉ में हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल अरेंज करेंगे, ठीक है। किसी भी वेक्टर को स्पेस में कहीं पे भी उसके पैरेलल ले जाओ, वो वेक्टर चेंज नहीं होगा, अभी भी मैंने बताया ना। तो ये मत सोचना कि अरे यार वो तो पहले इधर गया था फिर इधर गया था, तो अब इसको उठा के यहाँ पे कैसे लेके आ गए, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। वेक्टर्स को हम कहीं पे भी टहला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता एडिशन के पर्पज से, ठीक है। हाँ, वैसे फिजिकल इफेक्ट में फर्क पड़ ही सकता है, मैंने बताया था कि अलग अलग जगह फोर्स लग रहा है तो उसका फिजिकल इफेक्ट अलग हो सकता है, बट फॉर द पर्पज ऑफ एडिशन लाइक वेक्टर्स वो हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं किसी भी वेक्टर को। तो अभी पैरेललोग्राम लॉ में क्या करना है, दोनों को हमने टेल टू टेल ऐसे जोड़ा और उसके बाद फिर इसके ऊपर पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया,
और फिर जो है डायगोनल जो पैरेललोग्राम की, क्योंकि कॉमन टेल से पासिंग डायगोनल है, वो हमारा वेक्टर सम दे देगी। ठीक है, तो अभी ये समझ में आ ही रहा होगा कि ये ट्राइंगल लॉ जैसा ही बन गया एक तरह से। देखो तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर खाली नीचे वाली फिगर को हाइड कर दो तो ये पहले वाला ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन बन गया, और इसी तरह से ऊपर वाला ट्राइंगल भूल जाओ, ये बी वेक्टर और ये वेक्टर बना दो, तो ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ इज नथिंग बट अ कोरोलरी ऑफ ट्राइंगल लॉ ओनली। समझ गए कि ट्राइंगल लॉ को ही लिखने का दूसरा तरीका हो गया, एक तरह से कह सकते हैं। ओके, क्या लिखा? इन दिस मेथड वी अरेंज द वेक्टर्स इन टेल टू टेल कॉन्फिगरेशन and then complete the parallelogram. Now the resultant vector is given by the diagonal of the parallelogram pointing away from the common tail. समझ गए? ये वाली डायगोनल जो कॉमन टेल से दूर की तरफ पॉइंट करी, वो वाली डायगोनल। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। तो पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन क्या है? अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स को मुझे ऐड करना है, दो के लिए तो मैं ट्राइंगल लॉ यूज करता हूँ, अब दो से ज्यादा वेक्टर्स मुझे ऐड करने हैं तो क्या करूंगा, जितने वेक्टर्स है सबको हेड टू टेल जोड़ लूंगा, और उसके बाद फिर क्या है, अच्छा इसमें भी ऑर्डर नहीं मैटर करेगा। जैसे मान लो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करना है, तो क्या किया, ए को ड्रॉ कर दिया मैंने, फिर ए के हेड पे बी की टेल को रख के फिर ड्रॉ कर दिया, फिर बी के हेड पे सी की टेल को रख के मतलब ड्रॉ कर दिया, फिर क्या है, सबसे पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक मैं जोड़ दूंगा, वो मेरा रिजल्टेंट होगा। अब इसके अंदर भी सोच सकते हो कि क्या ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, यानी ए प्लस बी प्लस सी करूँ या बी प्लस सी प्लस ए करूँ या बी प्लस ए प्लस सी करूँ, क्या ये फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी दिखाई भी दे जाएगा तुम लोगों को। तो क्या रहा, क्या लिखा, फॉर एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स वी कैन अरेंज all the vectors in head to tail configuration and then resultant vector is given by vector joining the tail of first vector and the head of the last vector. as an example consider the adjacent figure. तो यहाँ पे देखो ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है और ये c वेक्टर है, समझ गए? हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल तीनों वेक्टर्स मैंने बना रखे हैं। तो अभी क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको मैंने जोड़ दिया तो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। ठीक है, पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक ये मेरा रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, so here a plus b plus c vector is the closing side of the polygon defined by the vectors a vector b vector and c vector. ठीक है, अभी इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हो जैसे जो पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन है कहाँ से आ रहा है, बेसिकली रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ ट्राइंगल लॉ। ये जैसे यहाँ पे देखो ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर मिला के ये a प्लस b वेक्टर हो गया, राइट? अब a प्लस b वेक्टर पे अगर c वेक्टर जोड़ोगे तो ये दोबारा से ट्राइंगल लॉ से यही आ गया, समझ गए कि नहीं? पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन इज नथिंग बट रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ ट्राइंगल लॉ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो ठीक है, या फिर ये भी कर सकते थे कि हम क्या करते हैं, बी और सी को पहले ऐड कर लेते, तो ये बी वेक्टर है ये सी वेक्टर है, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ये आ गया मेरा। ठीक है, अब इसके अंदर ए वेक्टर जोड़ दो, ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी वेक्टर, तो ऐसे भी समझ में आई बात नहीं? इससे ये भी समझ में आ रहा है कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, किन्हीं को दो को पहले जोड़ दो उसके बाद में तीसरा जोड़ दो, तो फर्क नहीं पड़ता, समझ में? हाँ, अगर मान लो कई वेक्टर्स का सम 0 है तो फिर उनसे अपने आप ही क्लोज पॉलीगन बन चुका होगा। मतलब क्या है, जो आखिरी वेक्टर जैसे हेड टू टेल तुम अरेंज करते जाओगे तो लास्ट वेक्टर जब अरेंज करोगे तो उसका हेड फर्स्ट वेक्टर की टेल से कोइंसाइड कर जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा रिजल्टेंट डिफाइंड कैसे है, सबसे पहले वेक्टर की टेल से लेके आखिरी वेक्टर के हेड तक अगर वो कोइंसाइड ही कर गए तो 0 लेंथ का वेक्टर आएगा, इसका मतलब रिजल्टेंट 0। समझ में आई बात करी? ठीक है, तो 0 रिजल्टेंट के लिए अपने आप एक क्लोज पॉलीगन बनना चाहिए। बाय द वे ये पॉलीगन जो है जरूरी नहीं कि प्लेनर पॉलीगन हो, हम लोग वैसे नॉर्मली पॉलीगन सोचते हैं तो प्लेनर पॉलीगन सोचते हैं, बट स्पेस में भी तो पॉलीगन हो सकता है। पॉलीगन स्पेस में कैसे होगा, ऐसे गया फिर आगे चला गया फिर वापस नीचे आया फिर ऐसे गया फिर वापस यहीं पे आ गया। तो स्पेस में भी मतलब समझ रहे हो, नॉन प्लेनर पॉलीगन भी बन ही सकते हैं। समझ में आई बात नहीं? तो बस ये है कि अगर सारे वेक्टर्स को हेड टू टेल जोड़ते जा रहे हो और आखिरी वेक्टर का हेड पहले वेक्टर की टेल से कोइंसाइड कर गया तो पक्की बात है रिजल्टेंट 0 होगा, क्योंकि डेफिनेशन से ही 0 दिख रहा है, क्योंकि टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। समझ में आई बात की नहीं? इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं। नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। तो जैसे ये मेरा बी वेक्टर है तो ये मेरा माइनस बी वेक्टर है, जस्ट एरो की डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे मान लो मैं बोलता हूँ -5 मीटर नॉर्थ, तो इसका मतलब क्या हो गया 5 मीटर साउथ। समझ में आई बात नहीं? सोचने में बड़ा अजीब लगेगा, मैं किसी को बोलूँ कि -5 मीटर नॉर्थ जाओ, बट मतलब समझ गए, इफेक्टिवली इक्विवेलेंट टू 5 मीटर साउथ जाओ, या इस तरह की बात है मेरे से -10 रुपए ले लो, ऐसे बोलता कोई भी नहीं है, इसलिए बावला हो गया क्या? ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं कहूँ मेरे से -10 रुपए ले लो तुम, तो इसका मतलब क्या, मुझे 10 रुपए दे दो, काइंड ऑफ। समझ गए कि नहीं? तो ठीक है, समझ गए? तो मतलब फिजिसिस्ट लोग चाहे तो ऐसे बात कर सकते हैं। ठीक है, इट्स इफेक्टिवली सेम थिंग। ओके, तो यही लिखा है। ठीक है, इफ एफ इज -5 न्यूटन ईस्ट, तो एफ इज स्टिल 5 न्यूटन एंड नॉट -5 न्यूटन। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है, जब तुम -5 न्यूटन नॉर्थ लिख रहे हो लेटर से, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है उसका
जब जैसे एफ ये लिखा ना तुमने, एफ वेक्टर 5 न्यूटन ईस्ट या फिर -5 न्यूटन ईस्ट लिखा, तो ये नहीं कि यहाँ -f लिखा है तो इसका मैग्नीट्यूड को -5 न्यूटन लिख दो। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव करके लिखा जाए। -5 न्यूटन ईस्ट लिखा है तो जो माइनस साइन है वो डायरेक्शन में अकोमोडेट होगा हमेशा, मैग्नीट्यूड हमेशा 5 न्यूटन लिखा जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये क्या लिखा, एफ इज -5 न्यूटन ईस्ट, तो खाली एफ, ये एसोसिएटेड सिंबल मैंने बताया था ना, वेक्टर को ड्रॉप करके एसोसिएटेड सिंबल है, ये जो एसोसिएटेड सिंबल है ये 5 न्यूटन ही लिखा जाएगा, नॉट -5 न्यूटन। और डायरेक्शन को ईस्ट की जगह हम क्या लिख देंगे, उसको वेस्ट लिख देंगे, समझ गए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज नेवर नेगेटिव, ये ध्यान रखना, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता बेशक उधर जो स्केलर पार्ट है उसमें नेगेटिव नजर आ रहा है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन क्या होता है, तो किसी भी चीज का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, वो नेगेटिव का एडिशन होता है। तो वेक्टर का नेगेटिव डिफाइन कर दिया तो सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कि जिस चीज को सब्ट्रैक्ट करना है मतलब क्या, उसका वेक्टर का नेगेटिव हमें ऐड करनी है, और उसके बाद तो पॉलीगन ऑफ एडिशन से हम ऐड कर ही सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज सिंपली इक्विवेलेंट टू एडिशन ऑफ इट्स नेगेटिव। फॉर इंस्टेंस इफ वी वांट टू फाइंड आउट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ये मेरा ए वेक्टर, सॉरी ये ए वेक्टर है और ये वाला बी वेक्टर है, तो इसका उल्टा ये माइनस बी वेक्टर हो गया। तो ए माइनस बी वेक्टर क्या मतलब, ये वेक्टर और ये वेक्टर ऐड करने। मैंने क्या किया, ए वेक्टर, ये वेक्टर को एज इट इज बना लिया और माइनस बी वेक्टर इधर लिखा और ट्राइंगल लॉ से ऐड कर दिया, ठीक है। ओके, तो क्या लिखा, हाँ, फॉर इंस्टेंस इफ यू वांट टू फाइंड ए माइनस बी देन फर्स्ट वी फाइंड माइनस बी वेक्टर देन परफॉर्म द एडिशन ए प्लस माइनस बी, ओके, अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ, जैसे ये फिगर में दिख रहा है, ठीक है। रिमेंबर टू अरेंज द वेक्टर्स इन हेड टू टेल कॉन्फ़िगरेशन फॉर ट्राइंगल लॉ, ये ध्यान रखना हमेशा हेड टू टेल ही रखना है, ट्राइंगल लॉ ऐसे मत करना कि टेल टू टेल जोड़ के ट्राइंगल लॉ लगा दो, गलत हो जाएगा। इनफैक्ट वो सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ऑफ द सब्ट्रैक्शन वाला आ जाएगा अगर टेल टू टेल जोड़ दिया तो, ठीक है। ओके, ऑल्टरनेटिवली वी कुड यूज पैरेललोग्राम लॉ आल्सो। पैरेललोग्राम लॉ में कॉमन टेल से पासिंग डायगोनल हमारा हो जाता है, ठीक है। ओके, तो समझ में आ गया ना वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ओके। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे डिफाइन होता है। एंगल करेक्टली डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तुमको पता है कि cos ऑफ 60 डिग्री इज नॉट सेम एज cos ऑफ 120 डिग्री, है ना। cos 60 डिग्री 1/2 आएगा और cos ऑफ 120 डिग्री -1/2 आएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कुछ भी एंगल बोल दो, कि जैसे मान लो ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, हो सकता है इट माइट बी टेम्पटिंग टू से कि इन दोनों वेक्टर्स में 120 डिग्री एंगल है, लेकिन अगर मान लो इन्हीं वेक्टर्स को मैं हेड टू टेल की जगह मान लो टेल टू टेल जोड़ देता, तब फिर ये 120 कहाँ रहा, समझ में आई बात नहीं, ये तो 60 डिग्री हो गया ना। तो इसका मतलब क्या है, ये एम्बिग्युइटी को हमें बिल्कुल रिजॉल्व करके बात करनी पड़ेगी। तो एम्बिग्युइटी कैसे रिजॉल्व होगी, कभी भी हम बोलते हैं कि दो वेक्टर्स में एंगल, तो इसका मतलब क्या होता है, उन दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल जोड़ो, तब उनके बीच में अब वापस टेल टू टेल जोड़ के भी दो एंगल्स आएंगे, एक नॉन रिफ्लेक्स एंगल आएगा, एक रिफ्लेक्स एंगल आएगा। तो हमेशा नॉन रिफ्लेक्स एंगल लेंगे, मतलब जैसे 60 डिग्री एंगल है तो इसका 300 डिग्री भी तो है, दूसरी तरफ से देखो तो हमेशा एंगल बिटवीन द वेक्टर का क्या मतलब होता है, नॉन रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द टू व्हेन दे आर जॉइंड टेल टू टेल। हाँ, वैसे टेल टू टेल जोड़ोगे तब जो एंगल आएगा, हेड टू हेड जोड़ोगे तो भी वही एंगल आएगा, ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, हेड टू टेल कर दोगे तो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आने लगेगा, रादर सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो जैसे क्या लिखा, हाँ तो पढ़ देता हूँ फटाफट। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज नॉन रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन देम व्हेन दे आर जॉइंड टेल टू टेल और हेड टू हेड। जनरली हेड टू हेड लिखते नहीं है, बट तुम लोग करके देख सकते हैं, हेड टू हेड में भी वही बात बनती है जो टेल टू टेल में बनती है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इन द एडजेसेंट फिगर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज नॉट 120 डिग्री बिकॉज़ दे आर इन हेड टू टेल कॉन्फ़िगरेशन। वी नीड टू अरेंज देम एज शोन। तो नीचे जैसे अरेंज किया तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। फ्रॉम दिस फिगर वी कैन नाउ इन्फर दैट एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a and b is थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अदरवाइज कैलकुलेशंस में गड़बड़ हो जाएगी। cos 60 इज नॉट सेम एज cos 120, मैग्नीट्यूड सेम बट मतलब सेम नहीं, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू करेक्टली वर्क आउट द एंगल फॉर एनालिटिक एडिशन व्हिच वी शैल सी इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो एनालिटिक एडिशन हम देखेंगे कि एनालिटिकली कैसे ऐड करते हैं। अभी तो हमने देखा ज्योमेट्रिकली कैसे ऐड करते हैं। एनालिटिकल एडिशन मतलब अब हमेशा हमारे पास स्केल और पेंसिल तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम क्या कैलकुलेशंस से अलजेब्रिक तरीके से भी क्या ऐड कर सकते हैं वेक्टर्स को। तो आंसर है यस, बिना टू द स्केल फिगर ड्रॉ किए भी हम लोग ऐड कर सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा, ठीक है। तो वो देखते हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो अभी देखो एनालिटिकल एडिशन हम कर रहे हैं वेक्टर्स का। तो मेरे पास मान लो दो वेक्टर्स हैं, एक ये ओ ए वेक्टर है, इसको वेक्टर पी बोला हुआ है, ओ से ए तक, ठीक है। ये वेक्टर पी है और एक और वेक्टर है मेरा ए बी, ये इसको मैंने वेक्टर क्यू बोला। तो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर को मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो रिजल्टेंट तो ऑब्वियसली आर वेक्टर यही हो जाएगा। तो ओ ए प्लस ए बी, तो ये आर वेक्टर आ गया, ठीक है। ये तो ज्योमेट्रिकली दिख रहा है। अब इसको एनालिटिकली कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखना, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो ये जो आर वेक्टर है ये पूरे ये वाले ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज है, राइट।
और इस ट्राइंगल का ये जो बेस है ये कितना हो जाएगा, तो ओ से ए तक की लेंथ तो पी हो गई, और ए से सी तक की लेंथ क्या हो जाएगी, क्यू कॉस थीटा। तो ये तो हो जाएगा मेरा पी प्लस क्यू कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा पी साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से रिजल्टेंट का जो स्क्वायर है आर का स्क्वायर, ये जब लिख रहे तो खाली मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये बेस हो गया पी प्लस क्यू कॉस थीटा इसका स्क्वायर एंड प्लस क्यू साइन थीटा का स्क्वायर। समझ में आ रही है बात। आप इसको एक्सपांड करोगे तो क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो इसका एक्सपेंशन हुआ, एंड प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब तुम लोगों को मालूम है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो खाली क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा आ गया। और अभी डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन क्या हो गई, तो डायरेक्शन हम देख सकते हैं कि ये फाई एंगल अगर निकल गया तो मेरी डायरेक्शन निकल गई ना, पी वेक्टर से फाई एंगल पे इंक्लाइंड है मेरे रिजल्टेंट, फाई पता है तो मुझे डायरेक्शन पता है, राइट। तो अभी फाई कैसे निकलेगा, तो फाई के लिए देखो इसका पॉइंट ओ के आगे देखो, तो ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा बेस है, तो tan फाई क्या हो जाएगा मेरा, tan फाई सिंपली बीसी अपॉन ओसी। तो tan फाई क्या आ गया, अब बीसी मेरा क्या है, ये क्यू साइन थीटा है, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, तो ये मेरा tan फाई आ गया। तो फाई निकल गया और आर निकल गया, तो इसका मतलब क्या, वेक्टर यूनिकली डिफाइन हो गया ना। बेशक हमने ज्योमेट्रिकली नहीं भी ड्रॉ करी, ये तो पेन से नॉर्मल पेपर पे भी कर ही सकते हैं ना, विदाउट स्केल भी इस तरह की बात तो बोल ही सकते हैं। तो ये एनालिटिकल एडिशन का तरीका हो गया हमारे पास, ठीक है। अब ये छोटा सा एग्जांपल है, इसमें वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने, तो जल्दी से एंगल निकालो। अच्छा इसको मेरे साथ साथ ही कर लो, इसमें कितना एंगल है बोलो, ए ऑप्शन में ये 45 डिग्री ही है, क्यों, टेल टू टेल ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो बी है, बी के अंदर कितना एंगल होगा, ये 150 का 150 होगा, क्यों, हेड टू हेड जुड़े हुए हैं, और हेड टू हेड जोड़ोगे तो टेल टू टेल जोड़ोगे तो एक जैसी बात होगी। और आखिरी वाले में कितना है ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, इट इज 35 डिग्री होगा। 180 माइनस 145 करोगे, राइट, क्यों, क्योंकि अभी ये देखो हेड टू टेल जुड़े हैं, तो टेल टू टेल जोड़ने के लिए इस वेक्टर को यहाँ से उठाओ और इसको उठा के यहाँ पे रख दो, तो ये एंगल जो है अब टेल टू टेल जोड़ने पे 45 डिग्री होगा। समझ में आई। सर आई थिंक 180 माइनस 145 सही लिखा है ना, सॉरी माय बैड, ये 145 का जो सप्लीमेंट्री होगा 35 डिग्री होगा, इट इज नॉट 45। हाँ 190 होता तो होता है ऐसा कुछ, ठीक है, नहीं हाँ 145 का होगा, ये 35 डिग्री होगा, तो 35 डिग्री यहाँ पे सही लिखा होगा, ठीक है, समझ गए। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, वेक्टर के बीच में एंगल बहुत केयरफुली हम लोगों को वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, क्या है हमारे पास, a person travels 10 किलोमीटर ईस्ट फॉलोड बाय 10 किलोमीटर एट 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो पहले 10 किलोमीटर ईस्ट गया, उसके बाद 10 किलोमीटर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट गया, ठीक है। और अब हम जानना चाहते हैं कि इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन। तो क्या करेंगे हम लोग, वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया, ये 10 किलोमीटर ईस्ट और ये 10 किलोमीटर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का हम समझते हो ना, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ हमें मुड़ना है, ठीक है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री मुड़ना है। और 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोलो, नॉर्थ ऑफ ईस्ट को हम चाहें तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ भी बोल सकते हैं, लेकिन ईस्ट ऑफ नॉर्थ में जो हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। तो 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट इज सेम एज 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये एक ही बात है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ये डायग्राम जो हमने बनाया, अब दोनों को ऐड करना है, तो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अच्छा बाय द वे, पी और क्यू के बीच में एंगल कितना होगा, ये 60 डिग्री ही एंगल होगा, क्योंकि ये एंगल 120 डिग्री और ये हेड टू टेल जुड़े होंगे, राइट। तो एक्चुअली इसका सप्लीमेंट्री एंगल यानी 60 डिग्री एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस ऑफ 60 डिग्री का अंडर रूट, यही हो जाएगा ना हमारा रिजल्टेंट, तो वही निकाला है। तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 प्लस 2 इंटू 200 कॉस 60 डिग्री। समझ में आई बात नहीं, 2ab, ठीक है, 2 इंटू 10 इंटू 10 बेसिकली, समझ गए, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 कॉस 60 डिग्री। तो ये कितना आ गया, 10 रूट 3 किलोमीटर आ गया, ठीक है। और उसके बाद tan फाई निकालना है, tan फाई के लिए क्या करोगे, ये हो जाएगा 10 sin 60 और नीचे क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 cos 60। तो tan फाई मेरा निकालोगे तो ये 10 sin 60 अपॉन 10 प्लस 10 cos 60, ये 1/√3 आ जाता है, यानी फाई मेरा 30 डिग्री आ गया, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, अब इसको हम चाहे तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इस तरह से लिख सकते हैं कि 10√3 किलोमीटर एट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और इस केस में ज्योमेट्री बहुत आसान है, इनफैक्ट चाहते तो एनालिटिकल एडिशन के बिना भी हम ये चीज देख सकते थे। कैसे, ये तुमको पता है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें से ये एंगल 120 है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो तुमको ये दिख रहा है कि ये 10 है, तो ये 30 डिग्री एंगल हो जाएंगे, राइट, क्योंकि सम तो तीनों का 180 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 10 cos 30 हो जाएगा, ये भी 10 cos 30 हो जाएगा, तो बस वही आ गया ना, फिर समझ में आई बात, नहीं 10√3 आ गया, तो डायरेक्टली भी दिख रहा है, इसका मतलब सही है हमारा रिजल्ट, ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एनालिटिकल सब्ट्रैक्शन। तो
एनालिटिकल सब्ट्रैक्शन जो है, बिल्कुल सब्ट्रैक्शन क्या है हमारा, बेसिकली एडिशन ऑफ नेगेटिव ही तो है ना। तो जैसे यहाँ पे देखो मेरे पास ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और मैं जानना क्या चाहता हूँ, मैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जानना चाहता हूँ। तो माइनस बी वेक्टर क्या हुआ, ये उल्टा मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये माइनस बी वेक्टर आ गया। अब पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे तो ये मेरा ये पैरेललोग्राम ऐसे बन गया हमारा, ठीक है। यानी ये डायगोनल, ये मेरा एस जो है ये रिजल्टेंट हो गया ए माइनस बी, ठीक है। अब अब मेरे को निकालना है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, हाँ, तो देख सकते हो जैसे वहां पे हमने देखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा था। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ए और बी में एंगल थीटा है तो ए और माइनस बी में एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा, राइट। इसका अंदर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 180 माइनस थीटा आ जाएगा। समझ में आई बात की नहीं। अगर ए और बी में एंगल थीटा तो ऑब्वियसली ए और माइनस बी में 180 माइनस थीटा एंगल होगा। एंड व्हाट इज cos ऑफ 180 माइनस थीटा, माइनस cos थीटा। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं, ठीक है। और अब हम चाहें तो इससे हम चाहें तो अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अल्फा क्या आ जाएगा, वो ट्रिग्नोमेट्री यूज करके अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हो तुम। एक बार एस की वैल्यू आ गई तो तुम ये निकाल सकते हो। बेसिकली ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो tan अल्फा लिखा है मैंने बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। तो ये पूरा एंगल थीटा है, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये अगर पूरा एंगल थीटा है तुम्हारा तो ये तुम्हारा 180 माइनस थीटा हो जाएगा, राइट। यानी ये लेंथ जो है तुम्हारी ये क्या हो जाएगी, बी साइन थीटा ही हो जाएगी। देखो समझ में आ रही बात की नहीं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ज्योमेट्री से जो मैंने लिखा हुआ है, तो ज्योमेट्री से क्या बन जाएगा, बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो समझ में आ रहा है ना कि tan अल्फा नॉट tan थीटा, बेसिकली tan अल्फा क्या हो जाएगा, ये दिस डिवाइडेड बाय दिस हो जाएगा। समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का सब्ट्रैक्शन लिखोगे तो वो वही आ जाएगा, a माइनस बी कॉस थीटा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अगर b है और ये एंगल थीटा है तो ये b cos थीटा बना ना पीछे की तरफ। समझ में आई बात की नहीं, ठीक है। तो a माइनस बी cos थीटा ही है, ये जो डिस्टेंस दिख रहा था ये पूरा a है और इसमें से b cos थीटा पीछे माइनस किया तो a माइनस बी cos थीटा हो गया, ठीक है। क्लियर, तो ये tan अल्फा आ गया, क्लियर है, ओके। हाँ, हालांकि जब भी एनालिटिकल एडिशन करते हो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक रफ डायग्राम फिर भी बना लेनी चाहिए। पूरा माइंड में वर्कआउट नहीं करो, क्योंकि कई बार ध्यान से देखना पड़ता है कि ये ऊपर की तरफ इंक्लाइंड है नीचे की तरफ इंक्लाइंड है। तो ऑलवेज मेक अ रफ डायग्राम बिफोर डूइंग एनालिटिकल एडिशन, ठीक है, ताकि सिली मिस्टेक ना हो। कई बार सिली मिस्टेक हो जाती है एनालिटिकल एडिशन में, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। तो स्केलर से मल्टीप्लीकेशन का क्या मतलब है, जैसे 5 न्यूटन नॉर्थ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना तो क्या हो जाएगा 10 न्यूटन नॉर्थ, या 2 मीटर से मल्टीप्लाई करना तो 10 न्यूटन मीटर नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो यानी जो मैग्नीट्यूड पार्ट है वो तो सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा और डायरेक्शन सेम रहेगी। अगर पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सेम डायरेक्शन रहेगी, और नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी और मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे 2 जैसे 5 न्यूटन नॉर्थ को -2 मीटर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना। 5 न्यूटन नॉर्थ को -2 मीटर से, तो माइनस की वजह से क्या होगा, नॉर्थ का वो साउथ हो जाएगा। और 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर क्या हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर, तो 10 न्यूटन मीटर साउथ हो जाएगा, समझ गए। तो नेगेटिव से अगर मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्शन रिवर्स कर, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, when a vector is multiplied by a scalar, magnitudes and units get multiplied and the direction remains same if the scalar has positive value and gets reversed if the scalar has negative value, ठीक है, समझ गए। डिवीजन बाय स्केलर का क्या मतलब होता है, डिवीजन का मतलब हमेशा मल्टीप्लिकेशन बाय द रेसिप्रोकल होता है, तो वेक्टर्स में भी वही मतलब है, ठीक है। डिवीजन बाय स्केलर इज सिंपली मल्टीप्लिकेशन बाय द रेसिप्रोकल। अच्छा, वेक्टर को अगर उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो क्या बचता है, खाली यूनिट वेक्टर बचता है, ठीक है। A vector divided by its own magnitude gives a unit vector along the vector. For example, f अगर मेरा 20 न्यूटन ईस्ट है तो f क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 20 न्यूटन। अब इसको 20 न्यूटन से डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या, 20 न्यूटन ईस्ट डिवाइडेड बाय 20 न्यूटन, तो ये क्या बचेगा, खाली 1 ईस्ट बचेगा, समझ गए। इट्स जस्ट 1 ईस्ट, तो ये यूनिट वेक्टर आ गया व्हिच इज द यूनिट वेक्टर along the फोर्स वेक्टर, ठीक है, ओके। इसके अलावा अगला कॉन्सेप्ट है हम लोगों का जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। तो जनरली ये मैथमेटिकल सी बात है, हम बोलते हैं कि वेक्टर जो स्पेस है उससे सारे ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन से जो आएगा वो एक रिजल्ट एक वेक्टर ही होगा। तो जैसे 1 नॉर्थ में से 1 नॉर्थ माइनस कर दो तो ये मत बोल देना जीरो, इट्स कॉल्ड अ जीरो वेक्टर, समझ गए। तो वो कॉन्सेप्ट है, वेक्टर को वेक्टर में माइनस करते तो हमेशा एक वेक्टर आता है, इसका मतलब क्या, 1 नॉर्थ में से 1 नॉर्थ माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा। जीरो वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, वो आर्बिट्ररी है, ठीक है, बट सोचना चाहिए कि वेक्टर ही है फिर भी, मतलब डायरेक्शन हमें मालूम नहीं है, डायरेक्शन आप जो मर्जी डायरेक्शन ले लो, लेकिन है वो एक वेक्टर ही, इट इज नॉट समथिंग लाइक वो स्केलर नहीं बन गया,
ठीक है, 5 न्यूटन नॉर्थ में से 5 न्यूटन नॉर्थ माइनस कर दे तो वो स्केलर नहीं बन गया। ठीक है, तो मतलब लेकिन इफेक्टिवली उसकी डायरेक्शन जो मर्जी ले लो फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं तुमको बोलूं कि यहाँ से 0 मीटर नॉर्थ जाओ तो मतलब वो ऐसी बात हो जाएगी जैसे 0 मीटर साउथ जाओ या 0 मीटर ईस्ट जाओ, बट कुछ तो डायरेक्शन है उसकी, समझ गए? हम ऐसे बोलते हैं मैथमेटिकली, इसको क्लोज स्पेस माना जाता है कि वेक्टर ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए ये क्लोज स्पेस है, वेक्टर से वेक्टर स्पेस नहीं रहेगा, वेक्टर स्पेस से बाहर जाके स्केलर स्पेस में नहीं चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद वेक्टर के अगले इंपॉर्टेंट आइडिया पे चलते हैं, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो कंपोनेंट्स भी एक्चुअली दो तरह के कंपोनेंट्स हो सकते हैं, हम दोनों तरह के कंपोनेंट्स देखते हैं। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? तो कभी भी किसी एक वेक्टर को दो या दो से ज्यादा वेक्टर के सम की तरह एक्सप्रेस करते हो, तो वो जो दो से ज्यादा नहीं, जनरली दो की तरह से एक्सप्रेस करेंगे हम, प्लेनर अगर होगा तो जब भी एक वेक्टर को प्लेन के अंदर दो वेक्टर्स में अगर हम तोड़ रहे हैं तो वो दो वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, उसको उस वेक्टर के कंपोनेंट्स कहते हैं। 3D स्पेस में हम जनरली तीन में तोड़ेंगे, जनरली नॉर्मली अगर 2D वेक्टर है तो उसको दो वेक्टर्स में हम लोग तोड़ेंगे एक प्लेन के अंदर। तो जैसे यहाँ पे देखो ये फोर्स वेक्टर है मेरा, ठीक है, इसको थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ। तो जैसे ये मेरा फोर्स वेक्टर है, तो फोर्स वेक्टर को मैं क्या कर सकती हूँ, इस फोर्स के ऊपर कोई भी पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दो और उसको इसकी डायगोनल बना दो पैरेललोग्राम की, तो पी और क्यू दो वेक्टर्स आए ना, तो हम क्या बोलेंगे, ये पी और क्यू जो है इस फोर्स वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, समझ गए? दे मे बी एट 90 डिग्री, दे मे नॉट बी एट 90 डिग्री, कंपोनेंट तो फिर भी है। अगर 90 डिग्री पे होंगे तो उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलेंगे, क्यों? क्योंकि उसका मतलब होगा कि इस फोर्स को रेक्टेंगल में एनक्लोज किया होगा तुमने, है ना? लेकिन द कंपोनेंट्स मे बी एट 90 डिग्री, कंपोनेंट्स मे नॉट बी एट 90 डिग्री, तो नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं और उनका भी कभी कभी यूज होता है नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का, वो हम देखेंगे एक आध प्रॉब्लम कैसे हम उसका यूज कर सकते हैं। अब जैसे ये दिखा रखा है, ऐसे ही एक और रेजोल्यूशन है, तो एक ही वेक्टर को कितनी तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं, इनफाइनाइट तरीके हो सकते हैं, क्योंकि एक डायगोनल के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं, इज इट नॉट? तो यूनिक पैरेललोग्राम तो होगा नहीं, उसकी डायगोनल बना के ऐसा पैरेललोग्राम बना दो, मतलब सॉरी, मतलब ऐसे करके ऐसे कुछ भी बना दो, ये पैरेललोग्राम बना दो या ऐसे करके ऐसे कुछ बना दो पैरेललोग्राम, कोई लिमिट नहीं है ना, जितने मर्जी पैरेललोग्राम बनाते चले जाओ। देयर विल एग्जिस्ट इनफाइनाइट वेज ऑफ डिवाइडिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, राइट? तो जैसे यही फोर्स वेक्टर है, यहाँ पे ये और ये बना दिए, इसी फोर्स वेक्टर को फिर एक और तरह से बना दिया, ये वेक्टर और ये वेक्टर बना दिए, तो ये सब दो, हर केस में पी और क्यू अलग अलग तरह से ले रखे हैं, बट thus it is this term is same f vector, so all of them are components together। क्या लिखा? when a given vector is expressed as sum of two vectors, the two vectors are said to be components of the vector। ये 2D स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? जब के क्या वेक्टर इंट्रोड्यूस करूंगा 3D तो फिर उसकी भी बात करूंगा, अभी तक सारा डिस्कशन जो 2D में ही चल रहा है, ठीक है? ओके, और ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं रिजॉल्विंग द वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स। ठीक है, जब एक वेक्टर को तोड़ के दो वेक्टर्स की तरह से लिख दिया तो हम कहेंगे कि ये दो वेक्टर्स कंपोनेंट्स है और हमने क्या किया, उस वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया। ठीक है, ओके, देयर कैन बी इनफाइनाइट वेज ऑफ रिजॉल्विंग अ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स। फॉर इंस्टेंस 3 वेज ऑफ रिजॉल्विंग एफ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स पी एंड क्यू, ये दिखा रखे हैं, ये तीन तरीके दिखा रखे हैं उसको रिजॉल्व करने के, या फिर ये इनफैक्ट चौथा भी तरीका दिखा रखा है, ये ट्रायंगल लॉ से हमने इसको बना रखा है। ठीक है, ट्रायंगल लॉ में क्या है, इसको एक साइड बनाते हुए कोई से दो वेक्टर्स ऐसे से बना दो, तो ये सभी कंपोनेंट्स हैं, देखो कितनी तरह से ट्रायंगल बना सकते हो, एक बेस पे इनफाइनाइट ट्रायंगल बना सकते हो, राइट? ठीक है, ओके। हाँ, जेई फिजिक्स के अंदर हम ज्यादातर कैसे कंपोनेंट्स में डील करेंगे जहां पे पी और क्यू म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, ऐसा ऐसे हम कंपोनेंट्स में इंटरेस्टेड होंगे जहां पे दोनों कंपोनेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, और उस तरह के कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर बनाने हैं तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी इनफाइनाइटली नहीं बना सकते। कैसे? सोच के देखो, अगर ये कोई वेक्टर है मेरा एफ, तो मैं इसके ऊपर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगा, तुम्हें पता है एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो चाहे ऐसे रिजॉल्व करो, चाहे ऐसे रिजॉल्व करो, चाहे ऐसे रिजॉल्व करो, समझ गए कि नहीं? बहुत तरह से बना सकते हैं ट्रायंगल लॉ। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में भी तोड़ने के इनफाइनाइटली मेनी वेज होते हैं, ठीक है? और जेई में हम ज्यादातर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ही काम करेंगे, बट कहीं कहीं पे नॉन रेक्टेंगुलर का भी फायदा हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो क्या लिखा? हाँ, एडजेसेंट फिगर शोज द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग अ वेक्टर टू इनटू कंपोनेंट्स इन टू केसेस। तो दो केसेस दिखा रखे हैं, जैसे एक ये है यहाँ पे, ठीक है, क्या लिखा? When one of the components is exactly known, we can use the triangle law to find the other component। मतलब जैसे p plus q मेरा f के बराबर है और उसमें से एक कंपोनेंट मुझे पता है p, मान लो p पता है, तो q निकालने के लिए f माइनस p कर देंगे। ठीक है, तो ये एक हुआ केस, क्या? जब मुझे एक कंपोनेंट एग्जैक्टली पता है और दूसरा कंपोनेंट निकालना है तो फिर ट्राइंगल लॉ हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या है, इफ द डायरेक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स आर नोन, मुझे दोनों में से कोई भी कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड नहीं पता है लेकिन खाली डायरेक्शंस पता है कि ये इस तरफ कंपोनेंट और इस तरफ कंपोनेंट, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, निकालने के लिए पैरेललोग्राम लॉ यूज करना चाहिए। कैसे? तो मुझे एफ वेक्टर तो पता ही है ना, जिसको तोड़ना है वो तो पता ही है, और मुझे पता है इसके टुकड़े मुझे कैसे चाहिए, एक टुकड़ा इस डायरेक्शन चाहिए, एक टुकड़ा इस डायरेक्शन चाहिए। तो क्या करूंगा,
जो एफ है, एफ के हेड से इस वाली डायरेक्शन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा और इस वाली डायरेक्शन से भी पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो अभी एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा ना। अब पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया तो कंपोनेंट्स मिल गए मुझे, समझ गए कि नहीं? साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम से मुझे कंपोनेंट मिल जाएंगे। तो जब दो डायरेक्शंस पता होती हैं तो पैरेललोग्राम लॉ यूज करना चाहिए, और एक वेक्टर पूरी तरह से पता है दो में से तो फिर मुझे ट्रायंगल लॉ यूज करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से हम रिजॉल्व कर सकते हैं। क्लियर टू एवरीबॉडी? बोल देते हैं। हाँ, यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है कि अगर मेरे को ये एंगल मान लो थीटा है तो एफ का ये वाला कॉम्पोनेंट सीधे एफ कॉस थीटा कर दूं, ये एफ है और इसको सोच लो कि पी को एफ कॉस थीटा लिखूं। ऑब्वियसली अगर रेक्टेंगल होता तब तो सही होता, लेकिन ये रेक्टेंगल थोड़ी ना। यहाँ पे देखो, अगर एफ वेक्टर और पी वेक्टर में ये थीटा एंगल है, यहाँ पे राइट ट्रायंगल बनाओगे तो एफ कॉस थीटा तो इतना सही रह जाएगा। तो नॉन रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स लेते हुए ध्यान रखना कि सीधे कॉस थीटा साइन थीटा करके नहीं कर सकते हम काम। समझ में ही बात नहीं, तब फिर हमको देखना पड़ेगा इस तरह से लाइन ड्रॉ करके इमेजिन करना पड़ेगा, उसके बाद ज्योमेट्री लगाओ या साइन रूल लगाओ या कॉस रूल लगाओ, बट ज्योमेट्री ठीक से बना के उसके बाद विजुअलाइज करना पड़ेगा। इसीलिए ज्यादातर काम हम लोग रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट में करते हैं, काम आसान हो जाएगा, सीधे एक तरफ कॉस थीटा कर दे एक तरफ साइन थीटा कर दे, ठीक है। बट इन जनरल अगर नॉन रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट में डील करना है तो दिस इज अ पिटफॉल, ठीक है, समझ गए? हाँ, ये देखो नॉन नॉन रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन की एक अच्छी प्रॉब्लम है, मतलब अच्छी क्या ठीक ठाक प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, टू टग बोट्स आर पुलिंग अ बार्ज, मतलब बेसिकली ऐसे समझ लो राफ्ट टाइप का है, राफ्ट के साथ दो बोट्स को बांधा हुआ इस तरह से रस्सी से, और दोनों बोट्स जो है इसको खींच रही है, और खींच रही है तो फोर्स क्या लगा कैसे लग रहा है, ये वाली जो बोट है, यहाँ पे थोड़ा इनलार्ज कर देती हूँ, तो बोट ए जो है वो 30 डिग्री एंगल पे फोर्स लगा रही है, ठीक है, और बोट सी जो है ये इसको अल्फा एंगल पे फोर्स लगा रही है इस तरह, समझ गए? और इस बार्ज को सीधे खींच के ले जाना है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाना है, उसे लेफ्ट राइट नहीं करना है इसको, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको खींच के ले जाना है, समझ गए? राइट वर्ड्स खींच के ले जाना है इस बार्ज के। क्या लिखा? टू टग बोट्स आर पुलिंग अ बार्ज, द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द टग बोट्स इज 5000 न्यूटन। तो ये टोटल जो रिजल्टेंट है इसका इस तरफ क्या है, 5000 न्यूटन हमें चाहिए, ओके। फोर्स डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ द बार्ज, एक्सिस ऑफ द बार्ज मतलब ये वाला डायरेक्शन। डिटरमिन पार्ट टेंशन इन ईच ऑफ द रोप्स, टेंशन क्या होगा, बेसिकली पुलिंग फोर्स को ही बोल रहा है टेंशन, ठीक है। बाकी एफबीडी जब बनाएंगे न्यूटन लॉ में तो टेंशन में आप फॉर्मली डिफाइन करूंगा, बट आई होप थोड़ा बहुत 9-10 से आइडिया होगा कि टेंशन क्या होगा। रस्सी का खिंचाव, बेसिकली जो रस्सी खींच रही है उस फोर्स को हम टेंशन बोल देंगे, ठीक है, ओके। तो डिटरमिन द टेंशन दैट इज पुलिंग फोर्स इन ईच ऑफ द रोप्स गिवन दैट अल्फा इज 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री एंगल है और मुझे दोनों में टेंशन निकालना है, ये एक पार्ट है मेरे क्वेश्चन का, ठीक है, ओके, ठीक है। और फिर क्या है, वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द टेंशन इन द रोप 2 इज मिनिमम। दूसरे केस में क्या है, अल्फा मेरा यूनिक नहीं है, 45 तो फर्स्ट पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट में मैं अल्फा को एडजस्ट कर सकता हूँ, अल्फा को एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि कम से कम फोर्स लगाना पड़े, बोट टू जो है कम से कम फोर्स में इस बार्ज को उस तरफ 5000 मीटर से खींच के ले जा सके, फॉर वट एवर रीजन। ये हो सकता है इस बोट के इंजन में उतनी पावर ना हो कि ज्यादा दे सके, ठीक है, या फिर ये हो सकता है रस्सी कमजोर हो, ज्यादा टेंशन ना ले सके, इस वजह से हो सकता है कि मैं चाह रहा हूँ कि इस रस्सी में कम से कम टेंशन हो, लेकिन फिर भी रिजल्टेंट क्या मेरा उस तरफ 5000 न्यूटन आ जाए, मतलब जो बोट ए है उसके ऊपर कोई लिमिटेशन है, उसका इंजन भी स्ट्रॉन्ग है, उसकी रस्सी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये समझो ये थोड़ी सी कमजोर सी रस्सी है, तो मैं उसको हल्का रखना चाहता हूँ, समझ गए? तो सेकंड पार्ट में क्या है, कितना अल्फा यूज करूं कि ये रोप 2 में टेंशन मेरा मिनिमम हो, सोचोगे अपने आप, ट्राई करो। अच्छा, हाँ, रिजल्टेंट मुझे 5000 न्यूटन ही चाहिए, रिजल्टेंट 5000 से कम नहीं चाहिए। बस पार्ट बी में भी हम चाहते हैं कि पार्ट जो है जैसे चल रहा है वैसे ही चलता है, ठीक है, बस यही है कि फिर भी कम टेंशन के साथ हम चलाना चाहते हैं, तो इसका तो ऑब्वियसली जो रोप ए है, रोप ए में मुझे कुछ टेंशन चेंज करना पड़ेगा, सच दैट रिजल्टेंट फिर भी 5000 न्यूटन हॉरिजॉन्टल है, समझ में ओके नहीं? हाँ, वो कंडीशन रिक्वायर्ड। तो देखो, हमको क्या चाहिए था, रिजल्टेंट मुझे 5000 न्यूटन ही चाहिए, ठीक है, और मुझे पता है कि जो T2 लग रहा है वो 45 डिग्री एंगल ऐसे ही लग रहा है, ठीक है, और T1 ऐसे ही लग रहा है, ठीक है। तो अभी सॉल्व करना है तो क्या है, ये 45 डिग्री आ गया, ये 30 डिग्री आ गया, ये तो ज्योमेट्रिकली दिख रहा है ना, तो ये 105 डिग्री हो जाएगा, तीनों एंगल्स का सम जो मेरा 180 होना चाहिए। अब क्या है, अब साइन लॉ लगा सकता हूँ मैं, ठीक है, T2 अपॉन साइन ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू T1 अपॉन साइन ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू 5000 अपॉन साइन ऑफ 105 डिग्री, ओके। तो बस अब क्या है, इस इक्वेशन में T2 और T1 देखते ही पता चल जा रहा है साइन लॉ से, तो T2 और T1 की मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, बाय द वे साइन 105 डिग्री कैसे निकालोगे, तो साइन 105 डिग्री के लिए इसको 60 प्लस 45 लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि 60 और 45 का तो मालूम ही रहता है, ठीक है ना, ओके। तो फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया ना सभी को। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, तो सेकेंड पार्ट अभी ध्यान से सुनना, ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन। ये इनफैक्ट ये जो थीम मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत प्रॉब्लम से तुमको काम आने वाला है, ये जो थीम है, तो वो क्या थीम है यहाँ पे समझो, बाद में काइनेमेटिक्स में रिवर बोट प्रॉब्लम वगैरह भी ये सब थीम यूज करेंगे, और
लॉज ऑफ मोशन के भी कई प्रॉब्लम्स में इस तरह का थीम हम यूज करने वाले। तो ये थीम क्या है समझो। तो मुझे क्या है यहाँ पे 5000 न्यूटन इस डायरेक्शन में चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ये 5000 न्यूटन चाहिए मुझे, और मुझे पता है कि T1 की डायरेक्शन फिक्स है, तो T1 इसी लाइन के अलॉन्ग मुझे लगाना है, ठीक है। और क्या पता है मुझको कि T1 और T2 का रिजल्टेंट जो 5000 न्यूटन चाहिए, जिसमें से T1 इधर ही लगेगा। तो अब इसका 5000 देने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो T2 ऐसे लगा के T1 ऐसे लगा दो, है ना, या फिर T2 ऐसे लगा के T1 ऐसे लगा दो, या T2 ऐसे लगा के T1 ऐसे लगा दो। तो ये दिख रहा है कि T2 का पोजीशन चेंज करते जा रहे हैं, तो उससे T2 की लेंथ भी चेंज होती जा रही है, ठीक है नहीं, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो अब मुझे क्या चाहिए, T2 की लेंथ शॉर्टेस्ट होनी चाहिए, तो शॉर्टेस्ट चाहिए, और इस लाइन के ऊपर तो शॉर्टेस्ट मतलब क्या, परपेंडिकुलर ही होगा, बोलो समझ में आई बात कि नहीं, क्लियर है सभी को, क्योंकि समझ में आ रहा है ना, ऐसे जाओगे तो ये लंबाई हो जाएगा, बस ये शॉर्टेस्ट कब आएगा, जब ये परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब मुझे क्या चूज करना चाहिए, मुझे चूज करना चाहिए यहाँ पे परपेंडिकुलर, ऐसे मैं T2 ले लूं और T1 ऐसे ले लूं, तो मेरा काम हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है, ओके। तो क्या लिखा, देयर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ T1 इज फिक्स्ड, दो मैग्नीट्यूड कैन बी वेरिड एज टू मिनिमाइज T2, मैग्नीट्यूड में वेरी कर सकता हूँ किसका, T1 का, डायरेक्शन लेकिन T1 की फिक्स है। तो वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइन ऑफ एक्शन आर शोन बाय द ग्रीन डॉटेड लाइंस। तो ये तो मेरा T1 का डायरेक्शन है, और T2 ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटीज ग्रीन डॉटेड लाइन के ऊपर हमको दिख रही है, ऐसे ग्रीन डॉटेड लाइन से अलग अलग पॉसिबिलिटीज दिखा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ऑल्सो T1 प्लस T2 वेक्टर मस्ट एड अप टू F वेक्टर, ये F वेक्टर के बराबर होना चाहिए। क्लियरली द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ T2 occurs when the line of action is chosen perpendicular to the line of action of T1। तो समझ में आई बात की नहीं, यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो इससे छोटा नहीं मिल सकता है, परपेंडिकुलर से पीछे चले जाओगे तो भी बड़ा हो जाएगा, और आगे चले जाओगे तो भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इससे छोटा पॉसिबल नहीं। इनफैक्ट पीछे जाना तो और भी बेवकूफी का सौदा है, समझ में आ रही बात नहीं, पीछे जाओगे तो तुम्हारा T2 तो बढ़ गया, T1 भी बढ़ गया, इज इट नॉट। हाँ, आगे जाओगे तो मान लो किसी पर्पज से हो सकता है, आगे तुम हो सकता है प्रेफर करो कि मान लो तुम्हें T1 भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, T2 भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, एक जैसी रस्सियां हैं, तो तुम चाहोगे कि इसके ऊपर आइसोसेलेस ट्रायंगल टाइप का बन जाए, इज इट नॉट, मतलब आइडेंटिकल रस्सियां हैं तो तुम आइडेंटिकल लोड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो फॉर सम रीजन, तो ये हो सकता है। आगे जाना तो फिर भी फायदे का सौदा है, लेकिन पीछे जाओगे तो फिर तो मतलब समझ गए, इट इज ऑल ब्लड बाथ एंड नो विक्ट्री, समझ गए कि नहीं, कोई फायदा नहीं उसका, समझ में बात की नहीं, ठीक है। तो अब तो खत्म हो गया, तो क्या लिखा, नाउ फ्रॉम द ट्रायंगल डायग्राम अल्फा जो है मेरा 60 डिग्री आ जाएगा, ये 90 डिग्री है, 30 है, तो ये 60 डिग्री है। अब तो साइन लॉ लगा के फिर निकाल लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज T2 और T1 की कैलकुलेट हो जाएगी। तो T2 मेरा आ जाता है 90 डिग्री है, तो साइन लॉ भी क्या मतलब cos थीटा sin थीटा में काम हो जाएगा अभी। तो T2 5000 cos 60 इतना आ गया, और T1 5000 cos 30 इतना आ गया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये जो है बहुत कई जगह पे हम लोगों के लिए बहुत यूजफुल ये थीम रहता है, जहाँ पे एक की लाइन ऑफ एक्शन पता होती है, और दूसरे का सबसे छोटा हम वेक्टर ढूंढ रहे होते हैं कि कम से कम कितने में हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात की नहीं, ओके। जैसे एक प्रॉब्लम होती है, जैसे फ्रिक्शन, एक रफ सरफेस पे किसी ब्लॉक को मुझे खींचना है, और पूछा होता है कि मिनिमम कितने फोर्स में खींच जाएगा ये। तो उस केस में क्या है, हमें पता है, अगर तुम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन थोड़ा बहुत पढ़ रखा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ नहीं पढ़ रखा तो टेंशन में मत आ जाना। इसमें क्या होता है, एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होता है और फ्रिक्शन पीछे लग रहा होता है, और ये जो रिजल्टेंट होगा ये tan इनवर्स म्यू पे आता है, ये लॉज ऑफ मोशन में पढ़ लोगे। इसका मतलब क्या है, जो ग्राउंड से जो रिएक्शन फोर्स है उसकी डायरेक्शन तो फिक्स है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन फिक्स है, और मुझे ये पता है वेट ऐसे लग रहा है, ठीक है, वेट की डायरेक्शन फिक्स है। अब मुझे ये वाले फोर्स को मिनिमाइज करना है, समझ गए कि नहीं। तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल इसी प्रॉब्लम जैसी है ना, जहाँ पे एक फोर्स की डायरेक्शन फिक्स है, ठीक है, और इसका रिजल्टेंट जो ये जो भी है, मान लो 10 kg का ब्लॉक है तो 100 न्यूटन ये फिक्स है, ठीक है, ये 100 न्यूटन फिक्स है, इसकी डायरेक्शन फिक्स है, और तीसरा फोर्स ढूंढना है सच दैट दोनों का रिजल्टेंट मिला के क्या आ जाए, बाकी दोनों का रिजल्टेंट मिला के 100 न्यूटन आ गया। तो एसेंशियली सेम ही प्रॉब्लम है। तो ये भी ज्योमेट्रिकली करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। दूसरा तरीका कैलकुलस, कैलकुलस से भी बहुत मुश्किल नहीं है, बट आई ऑलवेज प्रेफर अ ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन टू अ कैलकुलस बेस्ड सॉल्यूशन, जहां पे भी पॉसिबल है, जितनी मेरी बुद्धि चलती है, ठीक है। अब नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं छोड़ तो नहीं देंगे, जब नहीं हो रहा क्वेश्चन तो फिर ठीक है, थोड़ा क्लास लेके चालू कर देंगे। कैलकुलस से और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तो सब कुछ खुलता ही खुलता फाइनली, ठीक है, बट दे आर नॉट द फर्स्ट चॉइस, समझ गए कि नहीं। तो मतलब ठीक है, विजर्ड्स की तरह काम करना है तो ज्योमेट्री से काम करना है, ठीक है, मगल्स की तरह काम करना है तो फिर कैलकुलस और कोऑर्डिनेट से काम करना है, समझ गए कि नहीं। तो एज फार एज पॉसिबल बी अ विजर्ड, डोंट बी अ मगल, ओके, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। आज हम लोगों ने वेक्टर्स में एडिशन वगैरह सीखा, उसके बाद नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तक हम लोगों ने बात कर लिए। इसके बाद फिर आगे कई चीजें हैं वेक्टर्स में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, और उसके अलावा फिर आई जे के में हम कैसे लिखते हैं वेक्टर्स को 3D स्पेस में, फिर डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसी बहुत सारी चीजें और एप्लीकेशन होते हैं, ये सब हम लोग
अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।